मेरी बात आपके नाम। आधुनिकता और परंपरा के बीच जो एक लगातार द्वंद्व चलता रहता है, इस विषय में मेरी काफ़ी रुचि है। मैं अपने आसपास उसे देखने और अनुभव करने की कोशिश करती हूँ। आधुनिकता के इस दौर में दो पीढ़ियों के बीच में जो एक टकराव बना रहता है, क्या लोग इस टकराव को सुलझा लेते हैं? क्या दोनों पीढ़ियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की कोशिश करती हैं, या पुरानी पीढ़ी को ही अक्सर समझौता कर लेना पड़ता है? ये एक बहुत रुचिकर विषय है। बदलते हुए समय में बहुत सी चीज़ें बदलती रहती हैं। दुनिया में हर सदी में, हर समय में ये समस्याएं आती रही हैं। पिछली बार मैंने आपको उषा प्रियमवदा की एक कहानी सुनाई थी। मैंने आपको कहा था कि वो मेरी बहुत पसंदीदा लेखिका हैं। आज भी जिस कहानी को आपको सुनाने का मन किया, वो भी उन्हीं की लिखी हुई कहानी है, वापसी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो रिटायर होने के बाद अपने घर वापस लौट कर आते हैं और ये सोच कर आते हैं कि वो अपने परिवार में लौट आए हैं। पर चलिए देखते हैं कहानी में आगे गजाधर बाबू के साथ क्या होता है। गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करते हैं और छोटे छोटे शहरों में उनकी पोस्टिंग होती है। चूँकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उनको सुख सुविधाएं देनी हैं, इसलिए उनकी पत्नी उनके बच्चों के साथ शहर में रहती हैं। एक समय में जब वो सब लोग एक साथ रहते थे, तो उनकी पत्नी का जो सुंदर चेहरा था, उसी को याद करते करते उन्होंने 35 साल बिता दिए हैं, इस आशा में कि एक दिन वो अपने परिवार के साथ जाकर वापस रहेंगे और उसी हंसी खुशी का दौर लौट आएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफलता पाई है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से अगर हम देखें तो गजाधर बाबू ने शहर में अपना घर बनाया है, अपने बड़े बेटे और बड़ी बेटी की शादियां भी कर दी है। जो बाकी उनके 3 बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी स्कूल की पढ़ाई लगभग ख़त्म करके कॉलेज पहुंचने के दौर में पहुंच चुके हैं। गजाधर बाबू के पास उनका सहायक गणेशी रहता है। गणेशी उनका बहुत ध्यान रखता है। पैसेंजर ट्रेन चाहे देर हो जाए, लेकिन गजाधर बाबू की जो सुबह की चाय है, जो उनको सही समय पर मिलती है, मजाल है कभी गणेशी उन्हें देरी से दे दे। लेकिन गजाधर बाबू अपने मन ही मन अब ये रेलगाड़ी की धड़धड़, ये पटरियों की बिछी हुई लाइनें और स्टेशन दर स्टेशन ज़िंदगी के हर मोड़ पे रहते रहते थोड़े तंग आ गए हैं। और वो अपने मन में जब 3 साल नौकरी के बचे थे, तब भी वो सोचते थे और अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखते थे कि बस थोड़े से समय की तो बात है, मैं अब अपने घर लौट आऊँगा, क्योंकि 3 साल तो देखते देखते बीत जाएंगे। तो अब वो 3 साल बीत गए। गजाधर बाबू सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गए। उनका सामान गणेशी बांध रहा है। अपने कंधे पर पड़े हुए गमछे से धीरे धीरे अपनी आंखें भी पोंछ रहा है, और साथ में उसने गजाधर बाबू के लिए बेसन के लड्डू भी बना दिए हैं कि वो घर ले जाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। गजाधर बाबू अपने रेलवे के उस बड़े से कमरे की तरफ देखते हैं, जो अब एकदम उदास नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका सामान पैक हो चुका है। गणेशी उनको कहता है कि देखिए, आप हमें भूलिएगा नहीं,
बीच बीच में याद करते रहा करिएगा। गजाधर बाबू उसे कहते हैं अपनी बेटी की शादी इस साल ज़रूर कर देना, और तुम्हें जब भी किसी मदद की ज़रूरत हो मुझे कहना और मेरे घर मिलने भी आना। बड़ी खुशी खुशी गजाधर बाबू अपने घर पहुंचते हैं। पहले दिन तो सब उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनका बिस्तर जो है, वो जो उनका बैठक था, उसमें कुर्सियों को दीवार के साथ सरका दिया जाता है और बीचों बीच एक चारपाई डाल दी जाती है। वैसे तो उनकी पत्नी के पास भी एक कोठरी थी, लेकिन उस कोठरी में टीन, कनस्तर, घी के पीपे, रस्सियों से बंधे हुए रज़ाई, तकिया, हर तरह का सामान उस कोठरी में था, और वहाँ गजाधर बाबू के रहने की कोई जगह नहीं थी। तो गजाधर बाबू का पूरा दिन अब उस बैठक में ही बीतता है। एक दिन चाय पीते पीते गजाधर बाबू को साथ के कमरे से हंसी की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे सारे बैठे हुए हैं साथ में। छोटा बेटा जो पिछले दिन कोई सिनेमा देखकर आया है, नकल कर रहा है, और सब खिलखिला कर हंस रहे हैं। उनकी बेटी बसंती के तो पेट में हंसते हंसते बल पड़ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गजाधर बाबू उस कमरे में पहुंचते हैं, सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं। नकल उड़ाता हुआ नरेंद्र बैठ जाता है। उसकी भाभी, जिसे अपने कपड़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं था, तुरंत अपने सिर पे घूंघट डाल लेती है, और एक एक सब कुछ न कुछ बहाना करके वहाँ से उठ जाते हैं। गजाधर बाबू का मन बुझ जाता है, क्योंकि वो तो ये सोच कर आए थे कि अपने बच्चों के पास कुछ देर बैठेंगे, उनकी हंसी और खुशी में शामिल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। न जाने क्यों सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अपनी बेटी को थोड़े अधिकार के साथ वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। बसंती बहुत झिझकते हुए जाके उनके लिए एक कप चाय लाती है, तो वो ठंडी होती है, उसमें चीनी नहीं होती। उन्हें तुरंत गणेश जी की याद आती है। थोड़ी देर के बाद उनकी पत्नी जब रसोई का सारा काम निपटाकर अपने पति के पास आकर बैठती है, तो कहती, ओह, आप अकेले बैठे हो, सब लोग उठ गए। और उसके बाद उनकी पत्नी जो है वो शिकायतों का उसका दौर शुरू हो जाता है कि घर में कोई उसकी मदद नहीं करता, उसे अकेला सारा काम करना पड़ता है। तो गजाधर बाबू कहते हैं कि बसंती तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकती। तो उनकी पत्नी कहती है, एक तो उसे पढ़ाई से ही छुट्टी मिले तो वो कुछ काम करे। लेकिन गजाधर बाबू अपनी बेटी और अपनी बहू दोनों को रसोई का काम थमा देते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि वो कुछ देर उनके साथ आराम से बैठे। तभी रसोई में कुछ गिरने की आवाज़ आती है और उनकी पत्नी तुरंत उठ जाती है, कहती, मेरे बिना तो यहाँ कुछ काम चल ही नहीं सकता। ज़रूर बहू रसोई का दरवाज़ा खुला छोड़ गई होगी और बिल्ली ने आके घी का डब्बा गिरा दिया होगा। तो इसी तरह से जो कल्पनाएं गजाधर बाबू कर आए थे कि अपनी पत्नी के पास बैठेंगे, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी का समय बिताएंगे, ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और एक दिन उनकी पत्नी जब यही सब शिकायतें कर रही थी, तो गजाधर बाबू ने कहा कि ये बेटी रोज़ शाम को देर से क्यों जाती है। तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी कि बसंती, अब तुम शाम को कहीं नहीं जाओगी। तो बसंती पूरे दिन मुंह फुलाए बैठी रही। उनकी पत्नी एक दिन उन्हें कहती है कि अमर और बहू अलग रहने की सोच रहे हैं। गजाधर बाबू कहते हैं, लेकिन क्यों, उन्हें क्या तकलीफ़ है। तो पत्नी कहती है कि सारा समय आप बैठक में बैठे रहते हैं, तो वो ना तो अपने किसी दोस्तों को बुला सकते हैं, ना वो आराम से आज़ादी से रह सकते हैं। तो गजाधर बाबू पूछते हैं कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तब क्या इसी तरह की समस्याएं आती थी। तो पत्नी कहती है, नहीं, तब तो घर का मालिक अमर था।
अमर के दोस्त आते थे, बैठक में बैठते थे, अंदर से चाय पानी बनकर आता था। बहू और बेटे को तो अच्छा लगता ही था, बसंती को भी बहुत अच्छा लगता था। घर में बिल्कुल मज़े का माहौल रहा करता था। तो गजाधर बाबू को लगने लगता है कि क्या उनके आ जाने से इस घर का माहौल बिगड़ गया। इसी सोच में मन ही मन वो शाम को टहलने निकल जाते हैं और फिर अचानक उन्हें अपना वो रेलवे का घर और वो जो कांजी भाई के लोग जिनका चीनी का मिल था उनके पास आकर बैठते थे, वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे एक सुंदर सा सपना वो पीछे छोड़ा है। जैसे जिस सपने की वो कल्पना कर रहे थे, ये तो सच में एक सपना था। सचमुच ऐसा तो कुछ उन्हें अपने घर में मिल नहीं रहा था। और ये सब सोचते हुए, अपने रेलवे की ज़िंदगी को याद करते हुए जब वो घर लौट कर आते हैं तो देखते हैं बैठक से उनका बिस्तर हटा दिया गया है। उनके बिस्तर को उनकी पत्नी के उस छोटी सी कोठरी में ही डाल दिया गया है। गजाधर बाबू अपना कोट उतार कर रखना चाहते हैं, उसके लिए भी उन्हें जगह मिलती नहीं है। किसी तरह से किसी कोने में टांग देते हैं और फिर वो अपने आप को कहते हैं कि अब वो बच्चों की किसी बात में बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी एक दिन वो बीच में आ ही जाते हैं। उनकी पत्नी नौकर पे नाराज़ हो रही थी तो वो नौकर को निकाल देते हैं। कहते हैं घर में 3-3 लड़के हैं, 3-3 आदमी हैं, एक नौकर की क्या ज़रूरत है। पर नौकर को निकाल देने के बाद घर में जो तनाव छा जाता है वो गजाधर बाबू के बस में था नहीं कि उसको वो झेल सके। एक दिन बाहर घूमने जाते हैं और लौटकर जब आते हैं तो बिना कोई भूमिका बनाए अपनी पत्नी को कहते हैं, देखो चीनी मिल में मुझे नौकरी मिल गई है और मैं जा रहा हूँ। तो उनकी पत्नी बस इतना ही कहती है, ओह इतनी जल्दी। तो वो पूछते हैं, तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो सोचते हुए बोलती है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस घर का क्या होगा। तो वो समझ जाते हैं कि अब उनकी पत्नी वो नहीं रही। उसे चौके चूल्हे इस घर में अपनी बहू की बुराई करते, अपने नौकर से लड़ते हुए, रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी उसे यही घर अच्छा लगता है जहाँ अब गजाधर बाबू के लिए कोई जगह नहीं बची। गजाधर बाबू कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो तुमसे ऐसे ही पूछ लिया था, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। बेटा नरेंद्र बड़ी खुशी खुशी रिक्शा बुला लाता है। गजाधर बाबू का सामान, साथ में कुछ लड्डू के डब्बे, ये सब रिक्शे में रख दिए जाते हैं और गजाधर बाबू बस एक बार मुड़कर पीछे देखते हैं और फिर उनका रिक्शा चल पड़ता है। गजाधर बाबू मन ही मन सोचते हैं, चलो बहुत अच्छा हुआ, गणेश जी को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसके पास लौट कर आ गया।